जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेज रिवीजन। क्या करने वाले हैं सर? आज अपन लोग रिवाइज करने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये आपका चैप्टर 5 है न्यू सिलेबस का। और ये जो रिवीजन है ये आपके अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। ये मई 24 नवंबर 24 दोनों के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। दोस्तों, शुरू करने के पहले कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग ये जो नोट स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको अपना बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाइए और इस बुक की एक कॉपी अपने लिए मंगवा लीजिए और फटाफट आप तक ये बुक पहुंच जाएगी। ये बुक आपकी अल्टीमेट सोल्यूशन है जो आपको 200 पेज में पूरा का पूरा लॉ खत्म करके देने वाला है। दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। क्या करेंगे सर? कंट्रोल में है मेरे, ठीक है? तुम टेंशन, तुमको ऐसे और सर क्या बोलने वाले हो, तुम ऐसा धक धक मत लिया करो। कंट्रोल में है मेरे, ठीक है? सुनो मेरी बात। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, मैं फुल एनर्जी में रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्त जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहली बात, ये रिवीजन वीडियोज है तो इससे चीजों को रिविजन करने के लिए यूज करना, विजन के लिए यूज मत करना कि पहली बार पढ़ रहे हैं। पढ़ सकते हो लेकिन फिर आपको स्पीड लगेगा। दूसरा, अगर आप एक बार ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज कर चुके हो, फिर ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी स्पीड मैच करेगी और आप मेरे साथ साथ पूरा रिवाइज करोगे। हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होने वाला है। बस मेरी बात इत्मीनान से सुनते जाना और अपने दिमाग को खुला रखना और पेशेंस रखना, ठीक है? गाइस, तो शुरू करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें आप अगर ब्रॉडली देखोगे तो कुछ सेक्शंस हैं। आपका सेक्शन 73, 76, 76 ए और 74, ये चार सेक्शन है जो हमको पढ़ना है। अगर मैं सीक्वेंस में बोलूं तो 73 है, 74 है, 75 नहीं है, 76 और 76 ए है। और इसके साथ साथ आपका 231 में डिपॉजिट का डेफिनेशन है जिसके 16 एक्सेप्शन है। वो 16 एक्सेप्शन भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। अब दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या है डिपॉजिट का डेफिनेशन? दोस्तों, अगर आप डिपॉजिट का डेफिनेशन समझना चाहें तो पहले इन्होंने डिपॉजिट का डेफिनेशन कुछ ऐसा बनाया जहां इन्होंने कहा डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी। कोई भी पैसों का अगर रिसीट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिपॉजिट कहेंगे। तो इट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी इन एनी फॉर्म, डिपॉजिट और लोन, या किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है तो उसको हम डिपॉजिट कहेंगे। बट दैट एक्सक्लूड्स, इट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। पहले इन्होंने कहा सब डिपॉजिट है, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ मिलकर जो चीजें बताएगा उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। क्यों भैया? उन चीजों का अगर डिपॉजिट मान लेंगे तो फालतू का ये चैप्टर अप्लाई हो जाएगा और ये चैप्टर उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। ये आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। अब दोस्तों, कुछ बेसिक नोट्स मैंने लिख रखे हैं कि आपका जो डिपॉजिट है ना वो टाइम बाउंड होता है। मतलब जैसे ही आपका समय आता है रीपेमेंट करने का, रीपेमेंट कर देना। आपका डिपॉजिट जो है सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड मतलब आपने सिक्योरिटी दी, पर याद रखना जब भी आप सिक्योर्ड डिपॉजिट रेज करते हो तो जो सिक्योरिटी देते हो वो हमेशा टैंजिबल एसेट का होता है। इनटैंजिबल एसेट की सिक्योरिटी नहीं होती है। क्या किससे पैसा ले सकते हो सर? हमेशा याद रखना, आप दो लोगों से पैसा ले सकते हो। या तो मेंबर से, मेंबर्स मतलब अपने ही लोग हैं, भाई तू पैसा दे दे, या फिर तुम पब्लिक से ले सकते हो, मतलब पब्लिक अदर देन मेंबर से भी पैसा ले सकते हो। कौन किससे ले सकता है? अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मेंबर से पैसा ले सकते हो और किसी से भी नहीं। पर अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है ना, यू विल हैव टू बिकम एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी नहीं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, जो हम थोड़ी देर आगे चल करके देखेंगे। पर दोस्तों, अभी के लिए ये समझो सर, डिपॉजिट के डेफिनेशन में आपने बोला कोई भी रिसीट ऑफ मनी है, इट इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। पर ये तो गलत है ना सर, कुछ चीजें डिपॉजिट नहीं है। वो कुछ चीजें क्या क्या है? 16 आइटम है, मेरे साथ ध्यान से याद करना, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, उसको आप क्या कर लेना, मार्क कर लेना। अब दोस्तों, डिपॉजिट में क्या नहीं आता है? सबसे पहला आपका गवर्नमेंट। आपको कोई भी गवर्नमेंट से पैसा मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, किसी से भी पैसा मिले, ये सब आपका डिपॉजिट नहीं होता है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, फॉरेन सोर्स। आपको फॉरेन के गवर्नमेंट से, फॉरेन के बैंक से, फॉरेन के इंडिविजुअल से पैसा मिल रहा है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ये अलग ही पैसा है जो आपको आ रहा है। इसके लिए फेमा एक्ट है आपको डंडा मारने के लिए। हमको डिपॉजिट बना करके कंपनीज एक्ट लगाने की जरूरत फालतू का नहीं है। तीसरा सर, अगर आपको कोई इंडियन बैंक या उस बैंक की कोई सब्सिडरी या कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई पैसा दे रहा है, अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, एसबीआई और सब्सिडरी और कोऑपरेटिव बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है ना तो उसको हम क्या कहेंगे? इनको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। किनसे? बैंकिंग कंपनी, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर, ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 में इंक्लूड भी हो रहा है। अगर आपके पास जो नोट्स है उसमें ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि सर ये मैंने बिग हाल फिलहाल में ये नंबर्स डाले हैं तो मोस्ट लाइकली आपके नोट्स में नहीं होंगे। होंगे तो बधाई हो, पर ऐसा भी हो सकता है आपने एकदम अभी अभी खरीदा है ना तब भी ना हो, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप लोगों का थर्ड वाले क्वेश्चन, इसके बाजू
एमसीक्यू में है, पर ये क्वेश्चन 14 में इसका कॉन्सेप्ट आया है और इस वाले बुक में इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस की मैपिंग भी कर दी है। पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स। अगर आप कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हो तो कमर्शियल पेपर अलग है, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर कमर्शियल पेपर कैसे इशू होता है? एक कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है और बदले में क्या लेती है? बदले में डिपॉजिट लेती है। तो हम उस केस में उस अमाउंट को भी बदले में पैसा लेती है, पैसों को भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, यानी कि ये एक्ट नहीं लगेगा। चार चीजें हो गई जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला हो गया बैंक, गवर्नमेंट इंडिया का। दूसरा फॉरेन सोर्स, यानी कि फॉरेन के गवर्नमेंट और फॉरेन के बैंक। तीसरा इंडिया का बैंक और पीएफआई। और चौथा कमर्शियल पेपर। पांचवा क्या हो गया सर? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। कंपनी अगर किसी और कंपनी को दे रही है तो उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट, वो लोन या डिपॉजिट। सोचो कंपनी कंपनी को दे रही है, ऐसा कैसे सर? आपने तो बोला था कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अरे नालायक, कंपनी अगर किसी कंपनी को लोन या डिपॉजिट दे रही है तो उसको इंटर कॉर्पोरेट लोन बोलते हैं और उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता है। जो पढ़ रहे हैं उस पे रहो ना, हाँ जो पढ़ रहे हैं उस पे रहो ना दोस्तों। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एप्लीकेशन मनी। राजा क्या है एप्लीकेशन मनी का पॉइंट? ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन में थोड़ा सा स्क्रिबल करके भी समझाऊंगा तो आप लोग समझते जाना, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी आता है ना, उस एप्लीकेशन मनी के 60 डेज के अंदर उसका अलॉटमेंट करना होता है। और जो अगर अलॉटमेंट नहीं कर सके या जो एक्सेस अमाउंट था उसको आपको क्या करना होता है? 15 दिन के अंदर रिफंड करना होता है। 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं कर पाए तो उसके बाद इस पैसों को क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट। जब तक ये समय चल रहा है ना तब तक उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, तब तक उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट हैज टू बी डन एंड विद इन 15 डेज देयर आफ्टर रिफंड हैज टू बी मेड। अगर आपने रिफंड नहीं किया तो उसके बाद उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा, पर तब तक डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और दोस्तों मेरी एक बात सुनना, जो भी आपका एप्लीकेशन मनी आता है ना, इसका दो ही एडजस्टमेंट हो सकता है। पहला तो आप इसको अलॉटमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो या दूसरा रिफंड करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन अदरवाइज देन एज अलाउड। अलाउड क्या है? या तो अलॉटमेंट के लिए यूज कर लो या रिफंड के लिए यूज कर लो। कहां लिखा है सर ऐसा? 39 में लिखा है राजा। सेक्शन 39 जो आपका प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है वहां लिखा है। उसके अलावा किसी चीज के लिए यूज किया ना तो हम आपको रिफंड नहीं, हम उसको रिफंड नहीं मानेंगे और हम उसको क्या मान लिया जाएगा? डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अगर आपने मिसयूज किया तो हम डिपॉजिट मान लेंगे, पर आपका करेक्ट एप्लीकेशन क्या है? या तो अलॉटमेंट कर दो या रिफंड कर दो, ठीक है। डिपॉजिट क्या 61st डे से होगा? नहीं राजा, 15th डे के बाद से, यानी कि 76th डे से होगा। 76th डे से होगा, ठीक है राजा। अब मेरी बात सुनो, क्या लिखा है सर? एप्लीकेशन मनी एनी अमाउंट रिसीव्ड इन परसुएंस टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज, यानी कि एप्लीकेशन मनी और एडवांस टुवर्ड्स अलॉटमेंट पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। एक्सप्लेनेशन, इफ सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी इज अलॉटेड नॉट अलॉटेड विद इन 15 days और इज नॉट रिफंडेड विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ 60 days, सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। आपके पैसे को डिपॉजिट मान लिया जाएगा। एनी एडजस्टमेंट अदर देन व्हाट इज अलाउड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिफंड। अगर जो अलाउड है उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट किया तो उसको रिफंड नहीं माना जाएगा। ये आपके एप्लीकेशन मनी का प्रोविजन हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। डायरेक्टर की बात है, बहुत सिंपल है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा डायरेक्टर के केस में कि अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी है, दो तरह की कंपनी हो सकती है, या तो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है। अगर एक पब्लिक कंपनी, ये लोग अगर अपने डायरेक्टर से पैसा ले रहे हैं, ये लोग अगर अपने डायरेक्टर से पैसा ले रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी के केस में तो अगर अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से भी पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। शर्त है दो। पहला शर्त है कि सबसे पहला डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया है कि ये जो पैसा है ये मैं कहीं से बोरो करके नहीं दे रहा हूं, ये मेरे खुद के पैसे हैं, ये मैं किसी और से बोरो करके नहीं दे रहा हूं। और दूसरा, ये जो पैसा आपने लिया है ये आप डिस्क्लोज करोगे अपने बोर्ड रिपोर्ट में। आप अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे कि हमने अपने डायरेक्टर से पैसा ले रखा है, कितना अमाउंट है वो डिस्क्लोज करोगे, कि जाके इस पैसे को क्या नहीं मानेंगे? इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर से और अगर एक प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले रहा है, सर अगर एक पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा लेगा ना तो कांड हो जाएगा। उसको हम डिपॉजिट के एक्सेप्शन में नहीं डाल रहे हैं, मतलब उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। पर आप अगर डायरेक्टर से पैसा ले रहे हो, ये प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा ले रहे हो, तो ये दो कंडीशन मीट करने पे उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यहां पे वही लिखा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन हु at the time of such receipt was a director of the company in case of a public or private, or relative of the director only in case of a private company, then the following conditions are to be met. At the time of giving such money, director or relative has to furnish a declaration that the amount is not being given out of loans or borrowings from other, किसी और से उधार लेके तेरे को उधार नहीं दे रहे हैं। एंड दूसरा, you have to disclose the money so accepted in the board report, आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट में चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा कि हमने पैसे लिए हैं।
उसके बाद दोस्तों बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की बात करते हैं। सिंपल सी चीज कही इन्होंने, तीन तरह के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो है आपके डिपॉजिट में नहीं आते। तीन तरह के, पहला सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, दूसरा आपका कन्वर्टेबल, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, और तीसरा अगर सिक्योर्ड भी नहीं है कन्वर्टेबल भी नहीं है तो लिस्टेड। तीनों में से कुछ भी है ना तो उसको हम आपके डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं लेंगे। सिक्योर्ड मतलब क्या, आपने उस बॉन्ड और डिबेंचर के सामने सिक्योरिटी, टैंजिबल एसेट की इंटैंजिबल एसेट की, टैंजिबल एसेट की, इनटैंजिबल एसेट की सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी जो दी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। द वैल्यू शुड एक्सीड द अमाउंट ऑफ सच बॉन्ड और डिबेंचर, उससे ज्यादा होनी चाहिए। और एक बात सुनो, ये जो सिक्योरिटी आप दे रहे हो ना, जब आप सिक्योर कर रहे हो ना, देयर शुड बी अ फर्स्ट चार्ज और पारी पासू विद फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज और पारी पासू विद फर्स्ट चार्ज। सर फर्स्ट चार्ज और पारी पासू विद फर्स्ट चार्ज का क्या मतलब है बेटा? फर्स्ट चार्ज मतलब अगर मेरे पास एक बाइक है, हाँ ये बाइक है मेरी, ठीक है, ये बाइक है, ऐसी ही बाइक है मेरी। हाँ सर, अगर मेरे पास एक बाइक है और वो जो बाइक है ना, वो बाइक मैंने पहले एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी रखवाया और मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, और फिर मैंने एसबीआई बैंक के पास गिरवी रखवाया और 1 लाख रुपए का लोन लिया। बाइक की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख रुपए। सर सवाल ये है, अगर मैंने दोनों के लोन का डिफॉल्ट कर दिया तो बाइक जाएगी किसके पास? जिसके पास फर्स्ट चार्ज है। फर्स्ट चार्ज मतलब जिसको सबसे पहले चार्ज दिया आपने, सबसे पहले चार्ज दिया आपने, तो एचडीएफसी। पर सर एचडीएफसी को चार्ज देने के बाद जब मैंने एसबीआई को चार्ज दिया तो मैंने बोल दिया एसबीआई तेरा राइट भी पारी पासू है। पारी पासू मतलब एट पार विद द फर्स्ट चार्ज। मतलब कल को अगर ये बाइक बिकेगी तो दोनों को पैसा बराबर मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि मैं लूंगा तू नहीं लेगा, दोनों बराबर लेंगे, क्योंकि ये पारी पासू विद फर्स्ट चार्ज है। तो या तो फर्स्ट चार्ज या पारी पासू होना चाहिए, तभी जाके उस बॉन्ड या डिबेंचर को हम क्या नहीं मानेंगे, हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। पहला हो गया सिक्योर्ड, समझे क्या रजब? दूसरा क्या हो गया सर? दूसरा ये हो गया कि आपका अगर कन्वर्टेबल है, जब कन्वर्टेबल बोले तो कंपलसरीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, वो भी 10 साल के अंदर। अगर कंपलसरीली कन्वर्टेबल है तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और तीसरा, अगर नॉन कन्वर्टेबल है डिबेंचर जो अनसिक्योर्ड है बट लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे? बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। तीसरा वाला क्या है सर? देखो पहला वाला कंडीशन नहीं है, मतलब सिक्योर्ड भी नहीं है, कन्वर्टेबल भी नहीं है, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल है। तो हम बात कर रहे हैं अगर नॉन सिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टेबल है, पर डिबेंचर है, तो उस केस में अगर आप लिस्टेड हो तो हम आपको क्या नहीं मानेंगे? डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर ये तीन चीजें क्या हो गई? अनसिक्योर्ड हो गया आपका, अनसिक्योर्ड के बाद क्या हो गया? कंपलसरी। पहला हो गया सिक्योर्ड, दूसरा हो गया कंपलसरीली कन्वर्टेबल, और तीसरा हो गया लिस्टेड। उसके बाद दोस्तों क्या बात किया मैंने? एम्प्लॉइज का। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एम्प्लॉय से डिपॉजिट ले रहे हो, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एनुअल सैलरी से कम है, एनुअल सैलरी के बराबर या उससे कम है, और ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, इस पे आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट का। ट्रस्ट के पॉइंट में कुछ भी नहीं है, अगर आप नॉन इंटरेस्ट बेरिंग पैसा दे रहे हो ट्रस्ट को, तो उस पैसे को भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग मतलब आप उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे हो, ना तो आप पे कर रहे हो ना तो आप रिसीव कर रहे हो। और उसके बाद सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला। देखो हर किसी के बाजू में जहां क्वेश्चन नंबर बना हुआ है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों इन कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या दोस्तों? जब आप धंधा करते हो ना तो बहुत सारे आप ट्रेड एडवांस लेते हो। जैसे आज एडवांस लिया, कल को माल सप्लाई कर दूंगा, आज एडवांस लिया, कल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दूंगा, आज आज एडवांस लिया किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ले, तो ये सारे एडवांस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर है तो इनको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कुछ बारीकियां हैं, सुन लो। सबसे पहला, अगर आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई एडवांस ले रहे हो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए, तो उसको एडवांस नहीं मानेंगे। बस हमारी एक शर्त है कि एडवांस लेने के 365 डेज के अंदर आपका गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो जाना चाहिए। एडवांस लेने के 365 डेज के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आप एडवांस ले रहे हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और जब आप वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो एडवांस को उस अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हो। मतलब जैसे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में टोकन मनी होता है, आज तुमने 1 लाख रुपए का टोकन दे दिया, बाकी 99 लाख बाद में देना है, तो भैया ये जो 1 लाख रुपए एडजस्ट हो गए ना, उसको हम क्या कहते हैं? उस अमाउंट को हम एडवांस नहीं कहेंगे, उस अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। Any amount received for consideration for immovable property as per agreement, provided that such advance is adjusted against such property, आगे चल के एडवांस एडजस्ट होगा तभी जाके उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तीसरा, सिमिलरली सर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ली परफॉर्मेंस के लिए, कि हाँ भैया मैं, परफॉर्मेंस मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए, अरे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एडवांस लिया, उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर आपने कोई फ्यूचर सर्विसेज जैसे कि वारंटी हो गया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, होते हैं ना आपके एएमसी वारंटी, तो अगर आप वारंटी के लिए या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस ले रहे हो, जैसे पिछले आईफोन लिया तो आईफोन के लिए उसने 3 साल का एडवांस लिया, मान लो तो 3 साल का जो एडवांस लिया वो उसके हाथ में डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पर एक शर्त है, तो वो वारंटी का जो पीरियड है या जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है ना, दैट शुड बी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन द मार्केट,
जो मार्केट में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और 5 years विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस और 5 years विच एवर इज लोअर, मतलब आज के डेट में सर मेरे को मेरे फोन का कोई 10 साल का वारंटी देगा, सेंस बनता क्या? नहीं सर। पर अगर 2 साल का वारंटी देगा, हाँ सेंस बनता है। तो भैया तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 years, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस विच एवर इज लोअर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या कहा, अगर आपको कोई भी एडवांस सेक्टोरियल रेगुलेटर के हिसाब से मिल रहा है तो वो भी चलेगा, और उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और किसी सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, जैसे कि आपका लाइव मिंट हो गया, हिंदू हो गया, ये सबका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और उसके लिए कोई एडवांस दिया, उसको भी सामने वाले के हाथ में डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। 7 चीजें जिसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे सर, कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करने, कोई इमूवेबल, एक बार वापस देख लो, गुड्स और सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अलावा आपका कोई भी, अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले रहे हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हो, वारंटी एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए, कोई भी सेक्टोरियल रेगुलेटर के हिसाब से एडवांस ले रहे हो, या सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन के लिए ले रहे हो, तो ये सबको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पॉइंट नंबर एबीडी में, एबीडी क्या है सर, अगर आपने गुड्स के लिए लिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कोई एडवांस लिया, और आगे चल के आपको समझ आया कि गुड्स डिलीवर नहीं कर पाओगे, या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, और वो पैसा रिफंड गया, ड्यू होता है ना, उसके 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना। अगर तुमने 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं किया तो उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। जिस दिन भी रिफंड ड्यू होता है, केस नंबर ए बी डी में, एबीडी क्या है सर, जिस दिन आपने गुड्स और सर्विसेज के लिए लिया, जब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का था और आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, तीनों में रिफंड आता है ना, तो रिफंड 15 दिन के अंदर कर देना राजा, वरना उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अरे मेरी बात समझे क्या? हाँ सर। उसके बाद आता है आपका प्रमोटर वाला पॉइंट। प्रमोटर वाला पॉइंट क्या कहता है, अगर एक प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब कंपनी को बनाने वाला, वो अगर कंपनी को एक अनसिक्योर्ड लोन देता है, क्या देता है? अनसिक्योर्ड लोन देता है। क्यों देता है सर? क्योंकि जो लेंडिंग बैंक है ना, लेंडिंग बैंक यानी कि जैसे कि मान लो एसबीआई, वो खुद लोन देने वाली है कंपनी को, उसने ये स्टिपुलेशन डाला है, स्टिपुलेशन यानी कि कंडीशन डाला है कि तुम्हारा प्रमोटर या तुम्हारे प्रमोटर के रिलेटिव पैसा देंगे, अनसिक्योर्ड लोन देंगे, तभी मैं पैसा दूंगा। सर इसको मैंने क्लास में बताया था, इसको हम कहते हैं स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम मतलब जो गेम तू खेलने वाला है, जिसके लिए तू पैसे मेरे मांग रहा है, उसमें खुद के भी तो पैसे लगा। बैंक क्या बोल रहा है प्रमोटर को, कि जिस गेम के लिए तू मेरे से पैसे मांग रहा है, उस गेम में तो खुद के भी तो पैसे लगा, तो वो पैसे अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में लगाया है, तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तभी मानेंगे जब तक इस लेंडिंग बैंक का पैसा आपके पास है। जब आप लेंडिंग बैंक का पैसा रीपे करोगे ना, तभी हाथ के हाथ प्रमोटर के भी पैसे रीपे कर देना, तभी जाकर के हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, वरना हम जब रीपे कर दिया लेंडिंग बैंक का पैसा, उसके बाद इसको डिपॉजिट मान लेंगे। समझे सर? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अमाउंट ब्रॉट इनटू इन बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशन है एबीसी। पहला, लोन इज ब्रॉट इन परसुएंस टू द स्टिपुलेशन बाय द लेंडिंग ऑन द प्रोमोटर टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। उन्होंने डाला इस शर्त कि तुमको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, प्रमोटर या उसका रिलेटिव कोई भी पैसा दे रहा है, एंड दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आर रीपेड एंड नॉट देयर आफ्टर। जब तक आप रीपे नहीं करते तब तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये प्रमोटर वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद दोस्तों, निधि कंपनी और सीआईएस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर निधि कंपनी कोई डिपॉजिट लेती है तो उस डिपॉजिट को हम पैसा लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर कोई चिट फंड है वो डिपॉजिट लेता है, उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई सीआईएस यानी कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो सेबी वाला है, क्या है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अगर सेबी वाला है तो उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। उसके बाद दोस्तों, स्टार्टअप कन्वर्टेबल नोट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर एक स्टार्टअप कंपनी है, एसयूपी कंपनी मतलब स्टार्टअप कंपनी है, अगर वो क्या कर रही है, कन्वर्टेबल नोट इशू करके 25 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट ले रही है, तो ये जो अमाउंट उसने लिया है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी और अगर आप कन्वर्टेबल नोट इशू करके 25 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट ले रहे हो, तो उस डिपॉजिट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? उस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पर कन्वर्टेबल नोट क्या होता है? कन्वर्टेबल नोट वो होता है जो 10 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर कुछ इवेंट्स हैं जो होते हैं तभी जाके वो कन्वर्ट होगा, वरना वो कन्वर्टेबल नहीं होगा। वो इवेंट क्या होगा सर, वो आप अपने अग्रीमेंट में लिखोगे कि भैया रेवेन्यू 100 करोड़ के ऊपर चला गया, अगर अपना प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर चला गया, ऐसा जो भी कंडीशन है, वो इवेंट अगर होगा तभी आपके पास ऑप्शन रहेगा कन्वर्ट करने का, वरना ऑप्शन ही नहीं रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई राजा? तो यहाँ पे लिखा है एनी अमाउंट मोर देन ऑफ इक्वल टू 25 lakhs रिसीव्ड बाय ए स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट which is convertible in not less than more than 10 years, मतलब 10 साल के अंदर कन्वर्टेबल है फ्रॉम अ पर्सन। एक्सप्लेनेशन क्या है सर, स्टार्टअप कंपनी मतलब एक प्राइवेट कंपनी जिसने डीपीआईआईटी से रजिस्ट्रेशन ले रखा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तुम बोलो एक बार,
बीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अगर उनसे आपने क्या ले रखा है, कंफर्मेशन ले रखा है, तो उस केस में आपके कन्वर्टेबल नोट, आप स्टार्टअप कंपनी बन जाओगे। दोस्तों कन्वर्टेबल नोट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार नहीं सर, इंस्ट्रूमेंट मतलब अपने को पता है लीगल लैंग्वेज में, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी एविडेंसिंग रिसीट ऑफ मनी इनिशियली एज डेट, पहले डेट होता है ये, विच इज रीपेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, होल्डर की मर्जी तो वापस कर देंगे, विच इज कन्वर्टेबल इनटू सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार्टअप कंपनी अपॉन अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट एंड एज पर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी सर एक इवेंट होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, वरना वो रीपे हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कैसे 16, बड़े बड़े फंड, अगर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये सब चीजों से ये सब चीजों से अगर पैसा ले रहे हो, ये बड़े बड़े फंड से सर, ये बड़े बड़े फंड से जो पैसा ले रहे हो वो आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, ये आपके फंड से लिए हुए पैसे, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इतनी सी बात है। तुम्हें प्रोविजन समझ आया? अरे did you understand or did you not understand? I hope you did, sir. This was your basically the whole provision of deposits, और deposits क्या नहीं माना जाएगा, ये तो आपने अभी समझा कि डिपॉजिट क्या होता है और क्या नहीं होता है। आगे हम समझेंगे कि डिपॉजिट के, अगर डिपॉजिट होता है तो क्या होता है। सर अभी सेक्शन 73 और 76 ये दो ही इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शन है, उसके अलावा इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दम है नहीं। अभी तक यहां तक अगर चीजें समझ आई तो एक बार वीडियो को जाके लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का एक बहुत बेसिक टारगेट रखेंगे अपन 300 लाइक्स का, आपको वो लाइक पहुंचाने में मेरी मदद करनी है, बिकॉज यू नो दैट योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या कहा मैंने कहा अब मैं तुमको एक सेक्शन 73 ना पूरा बुक से पढ़ाने के पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, अपना पेन पेपर सब छोड़ करके मेरे स्क्रीन पे देखो, बस एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, ये समझ जाओगे ना तो अंदर की चीजें सारी समझ जाओगे। दोस्तों ये सेक्शन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, सब सेक्शन 1 और 2। सेक्शन याद करेगा घंटा, बेटा सेक्शन याद कर लो, बहुत बात है जिंदगी में ना, माना कि सपने हमारे तारे तोड़ने के होते हैं बट हमारा हाथ 6 फीट से ऊपर उठता है नहीं, ठीक है। तो भैया 1 और 2 में जो बेसिक अपने को सेक्शन याद कर लो, बहुत बड़ी बात है। मेरे को सब सेक्शन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको भी आए, तुमको 6 6 सब्जेक्ट लिखने हैं भाई, मेरे को तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, तुमको 6 6 सब्जेक्ट लिखने हैं। तो जरा ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्या लिखा मैंने 73(1) में, मैंने कहा 73(1) क्या कहते हैं, 73(1) ये कहता है कि राजा, 73(1) कहता है कि भैया अगर एक कंपनी, अच्छा 73 किसके बारे में बात करते हैं कि मेंबर्स से कैसे पैसा लेना चाहिए, अगर आपको मेंबर से पैसा लेना है तो क्या कंडीशन है। बट सबसेक्शन 1 जो है ना कुछ अलग ही फालतू बात करता है, वो कहता है कंपनी जो है ना वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, मतलब एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर, मतलब एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर अंडर सेक्शन 76, 76 के हिसाब से ले सकते हो, उसके अलावा नहीं ले सकते। पर हमने कहा ये जो पूरा का पूरा बकवास किया है ना हमने, दिस विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एनबीएफसी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, या कोई भी और बीसी हो गया। अरे बीसी मतलब वो नहीं तो तुम सोच रहे हो, बीसी मतलब बैंकिंग कंपनी, तुम वही सोच रहे थे ना बीसी मतलब, हाँ, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट सोच रहे थे ना, वो नहीं है राजा, बिफोर क्राइस्ट क्यों आएगा यहाँ पे, बैंकिंग कंपनी है, समझे। तो सर उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आरबीआई के साथ नोटिफाई करे कोई अदर कंपनीज, तो उनको भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो लोग अपनी मर्जी से पैसा ले सकते हैं, उनको ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। इतनी सी बात लिखी है सबसेक्शन 1 में। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 कहता है कि बेटा आप लोग अगर मेंबर से पैसा लेना चाहो, किससे पैसा लेना चाहो, मेंबर से अगर पैसा लेना चाहो तो क्या कंडीशन है। अगर आप मेंबर से लेना चाहो तो ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको पूरा समरी में बताऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये आता है कि आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, सर्कुलर बनता है फॉर्म डीपीटी 1 में, सर्कुलर बनता है फॉर्म डीपीटी 1 में, आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों ये सर्कुलर आपको ले जाके आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कम से कम 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे आरओसी के पास, तभी जाके आप सर्कुलर इशू कर सकते हो। उसके बाद मैंने कहा आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नाम की रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको चाहिए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, जिसमें यह लिखा हो कि हमारी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है डिपॉजिट का, और अगर कोई डिपॉजिट का डिफॉल्ट किया भी था तो वो सुधर करके 5 साल लैप्स हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा पुरानी बात होगी। और लास्ट में तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारी अगर सिक्योर डिबेंचर है तो डिपॉजिट है तो तुमको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तुमको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट्स है सर। उसके बाद जब आप, ये सारी चीजें कहां पे लिखी हुई है, ये एक्ट में लिखा हुआ है 73(2) में। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्कुलर के बारे में, आप जाओगे रूल्स पढ़ने, और रूल्स में वापस से कुछ चीजें नई भी है, नई मतलब न्यू है, और कुछ चीजें रिपीट भी हो रखी है। जैसे सबसे पहला सर रूल्स में लिखा हुआ है ये सर्कुलर्स आप इशू कैसे करोगे, ये जो सर्कुलर है आप इसको फैलाओगे कैसे।
सर ये वाला जो इशू आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ मेंबर्स को कर रहे हो, तो ये सर्कुलर आप सारे के सारे मेंबर्स को भेजोगे, कैसे भेजोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेज देना, स्पीड पोस्ट से भेज देना, या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज देना, पर भेज देना। इसके अलावा तुम इसको न्यूज़पेपर में भी डालो, वो भी दो, एक इंग्लिश एक वर्नाक्युलर, और इसके अलावा सारे वेबसाइट में भी डाल दो हमारे, तो इस तरीके से तुमने पूरा न्यूज़ फैला दिया। तो ये सर्कुलर को साइन कौन करेगा सर? ये सर्कुलर को मेजॉरिटी लोग साइन करेंगे। कितने लोग? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। आपको मैंने क्लास में सर्कुलर दिखाया भी था जिसमें एक डायरेक्टर ने साइन नहीं किया था, फिर भी चलता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी का सिग्नेचर चाहिए राजा हमको। उसके बाद मैंने क्या कहा? सिग्नेचर के बाद आप इसको आरओसी के पास जमा कर दोगे कि आरओसी आरओसी प्लीज इसको तू नोट करके रख ले कि हम सर्कुलर इशू कर रहे हैं, तेरे को कम से कम 30 दिन पहले आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ना, इसके साथ एक स्टेटमेंट अटैच करोगे, जो ऑडिटर आपका क्या कहेगा? ऑडिटर कहेगा कि भैया डिफॉल्ट या तो नहीं किया है या डिफॉल्ट सुधारे 5 साल हो गए। सर ये दोनों बात जो है ना, आरओसी और स्टेटमेंट वाली, ये दोनों बात एक्ट में भी लिखी हुई है और रूल्स में भी लिखी हुई है। और लास्ट में एक यूनिक पॉइंट आता है कि आपके वैलिडिटी की बात करता है। वो कहता है वैलिडिटी क्या होगा आपके सर्कुलर का? वैलिडिटी होगा 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 months from the end of financial year, or the date on which AGM is held, or the last due date for holding AGM, whichever is earliest। ये आपकी वैलिडिटी होगी। ये सारी चीजें सर लिखी हुई है, और ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं जो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। आपको क्या करवाने के लिए? आपको अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। पर राजा, ये जो 5 पॉइंट है ना, ये 5 पॉइंट, इसमें से हमने बोला ये शुरू के 4 पॉइंट जो है ना, दिस विल नॉट अप्लाई। जो शुरू के, अभी ध्यान से सुनो बेटा, जो लोग भूल गए हो सब चीजें, आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूं, मतलब तुम स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है, फिर नोट से पढ़ोगे तो समझ जाएगा कहां का क्या एक्सेप्शन है। मैंने कहा ये जो शुरू के 4 पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट सिक्योरिटी का है। तूने सिक्योर्ड डिपॉजिट इशू किया है तो सिक्योरिटी दे, वो तो देना ही पड़ेगा ना। पर ये जो शुरू के 4 पॉइंट है, इसके एक्सेप्शन है, मतलब दिस विल नॉट अप्लाई टू दीज 3 प्राइवेट कंपनीज। पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा है? जिसका डिपॉजिट जो है ना, वो एक लिमिट से कम है, और वो लिमिट क्या है? 100% ऑफ डॉट डॉट डॉट। जब मैं कहता हूं डॉट डॉट डॉट, तो मेरा मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक बात का शुक्र मनाओ कि इस चैप्टर में हर जगह डॉट 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 ही है। प्राइवेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर 100% से कम का डिपॉजिट है प्राइवेट कंपनी के केस में, तो हमने बोला आपको वो 4 कंडीशन, यानी कि सर्कुलर इशू करो, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाओ, एक ऑडिटर का स्टेटमेंट अटैच करो, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, ये चारों चीजें आपको अप्लाई नहीं करती। हाँ, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी अगर सिक्योर्ड है तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। पहला, अगर तेरा डिपॉजिट लिमिट से कम है। दूसरा, अगर तू एक स्टार्टअप कंपनी है, और ध्यान से देखो, तुम देख नहीं रहे हो स्टार्टअप जो अपने कंपनी शुरू के 5 साल में है, अरे 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, 5 साल शुरू के इनकॉर्पोरेशन में, उसको ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट, जिसको मैं प्यार से कहता हूं, अगर आप एक ट्राई प्राई कंपनी हो। सर ट्राई प्राई कंपनी मतलब क्या? जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, याद कर लो। पहला, अगर आप किसी और कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, आप किसी और कंपनी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो। दूसरा, जो तुम्हारी बोरोइंग है ना, वो एक लिमिट से कम है। लिमिट क्या है? 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अरे सुनना बेटा सुन तो सही। बोरोइंग क्या है? 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मतलब तेरे पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जितना तूने पैसा लगाया उसका दुगना, या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से कम होना चाहिए। और तीसरा, तूने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए बोरोइंग में। जाके क्या होगा? तू ट्राई प्राई कंपनी बनेगा, तीनों कंडीशन मीट होंगे तो। और तू अगर ट्राई प्राई कंपनी बन गया तो भैया तेरे को ये चारों कंडीशन नहीं मीट करने पड़ेंगे अगर तू डिपॉजिट ले रहा है। डिपॉजिट ले सकते हो, हाँ, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोसेस में रेस्ट्रिक्शन है बस। किसमें? प्रोसेस में, समझे क्या? अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि आपका डिपॉजिट का मैक्सिमम डिपॉजिट कितना होगा। तो मैंने पहले कहा कि मैक्सिमम डिपॉजिट तो नॉर्मली 35% ऑफ डॉट 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 होता है, डॉट 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 होता है। पर इसका हमने एक्सेप्शन बनाया, पहला एक्सेप्शन, कि भैया अगर तुम आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो, या अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो ना, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी, तो तुम्हारे लिए लिमिट जो होगा वो 100% ऑफ डॉट 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 होगा। तुम लोगों के लिए 35% नहीं होगा, 100% होगा। लेकिन राजा, इस पूरे प्रोविजन का हमने एक्सेप्शन बनाया, और हमने बोला कि 2 कंपनीज है जिनको ऊपर के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे। 2 कंपनीज कौन से हैं? अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो जो अपने जिंदगी के शुरू के 10 साल में है, तुम ध्यान दो यहां पे 10 है, ऊपर एक ही जगह जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक ही जगह 5 साल लिखा है, बाकी हर जगह स्टार्टअप के साथ 10 साल लिखा हुआ है। तो अगर आप स्टार्टअप के शुरू के 10 साल में हो, या अगर आप ट्राई प्राई कंपनी हो, तो आपको ये दोनों लिमिट्स ही नहीं लगेंगे। मतलब आपके लिए देयर इज नो लिमिट, आपके लिए देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, आपके लिए कोई लिमिट ही नहीं है।
आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, पर आपके लिए अदर कंपनीज के लिए 35% है। तो इसको मैंने क्लास में आपके लिए एक बहुत प्यारा सा चार्ट बनाया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको रिकलेक्ट हो जाए। दोस्तों ये देखो, ये देखो सर, हमने ये चार्ट बनाया था मैक्सिमम डिपॉजिट के लिए कि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहां 35, कहां 100, कहां अनलिमिटेड। देखो पब्लिक कंपनी अगर हो तो दो नॉर्मल, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी है। अगर नॉर्मल पब्लिक कंपनी है तो 35%, पर आईएफएससी पब्लिक कंपनी है तो 100%। पब्लिक कंपनी में और कोई स्प्लिट नहीं है। और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो सवाल ये है कि आप स्टार्टअप हो गया शुरू के 10 साल में, या ट्राई प्राई कंपनी हो गया, अगर हाँ तो आपके लिए देयर इज नो लिमिट। पर उसके अलावा जितने भी प्राइवेट कंपनीज है उनके लिए 100% का लिमिट है। इससे वो चीज आपकी पूरी की पूरी समराइज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार नाउ इट इज टाइम। 100% प्रोविजन हैज बीन कवर्ड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर कहां क्या एक्सेप्शन आ रहा है। तुमको 73 पूरा समझ आ जाएगा। 73 का वन देखो, से बता रहा हूं, पूरा बताने के बाद फिर से बता रहा हूं, रिवीजन कर रहे हैं हम। तुमको लग नहीं रहा होगा रिवीजन, तुमको लग रहा होगा रेगुलर इन डेप्थ बॉटम टू द कोर कॉन्सेप्ट का रिवीजन है। खैर मेरी बात सुनो, क्या है सर सेक्शन, सबसेक्शन वन क्या कहता है? सबसेक्शन वन ये कहता है राजा कि आप लोग अगर बात करोगे सबसेक्शन वन का, तो कोई भी कंपनी जो है वो इनवाइट नहीं करेगी डिपॉजिट पब्लिक से, एक्सेप्ट इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। मतलब सेक्शन 76 के हिसाब से कर सकते हो। मतलब हमने तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन का एक्सेप्शन हमने डाला है कि बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इन लोगों को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहली बात। उसके बाद हमने शुरू किया कि अगर आप मेंबर से ले रहे हो, सबसे बड़ी चीज तो मैं भूल ही गया, सबसे पहले पास करना पड़ेगा ओआर 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 ओआर, एसआर नहीं, एसआर नहीं, एसआर नहीं, ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देना। तुम में से भी, तुम भी सब नालायक हो, तुम में से भी एक ने याद नहीं दिलाया, जिसने दिलाया थैंक यू, पर जिसने नहीं, नालायक हो तुम, तुम्हारा भी तो रिविजन है। सर सुनो मेरी बात, क्या कहा मैंने आपको? 5 चीजें करनी है, आप 5 चीजें देख सकते हो, ए बी सी डी ई। 5 चीजों में सबसे पहला है सर्कुलर इशू करना। सर्कुलर आपका फॉर्म डीपीटी वन में होगा जो बोर्ड ऑथराइज करेगा। सर्कुलर में आपको 5 चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। सबसे पहला कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा क्या क्रेडिट रेटिंग मिला है कंपनी को, तीसरा डिपॉजिटर का टोटल नंबर बताओ, कितने डिपॉजिटर्स हैं और कितना डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, दोनों बताओ, कितने डिपॉजिटर्स हैं और कितना आउटस्टैंडिंग है, और बाकी पर्टिकुलर्स, फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग और ये सारी चीजें। और इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें बताई मैंने कि इशू कैसे करोगे। बेटा सबसे पहले सारे मेंबर्स को इशू करना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। उसके बाद आप क्या करना, न्यूज़पेपर में डालना इंग्लिश और वर्नाक्युलर, और अपने वेबसाइट में भी डाल देना आरपीएडी, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। उसके बाद दोस्तों डीपीटी वन के साथ आपको ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसमें वो कहेगा कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर डिफॉल्ट किया है तो उसको सुधारे भी कितना हो गया, 5 साल लैप्स हो चुके हैं, 5 साल खत्म हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी के पास। ये चीज को कम से कम 30 डेज पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑन विच इट इज लेड इन द एजीएम और द लास्ट डेट फॉर होल्डिंग एजीएम। तीनों में से विच एवर इज द अर्लीएस्ट, विच एवर इज द अर्लीएस्ट। और लास्ट में मैंने कहा फ्रेश सर्कुलर। इन्होंने कहा हर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको एक नया सर्कुलर निकालना पड़ेगा, फॉर ईच सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हर साल का नया सर्कुलर निकलेगा अगर आप हर साल डिपॉजिट रेज कर रहे हो तो। उसके बाद दोस्तों ये 5 चीजें सर्कुलर से रिलेट हो गई। फिर आप वापस, ये सारी चीजें कहां पे लिखी हुई थी, रूल्स में लिखी हुई थी। तो अब वापस आ जाओगे एक्ट में, और एक्ट में क्या लिखा हुआ है भैया, 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवा लेना आरओसी के पास, एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट करवा लेना, जो हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि कोई डिफॉल्ट नहीं है, और अगर डिफॉल्ट भी हुआ है तो उसको सुधारे 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। और लास्ट में दोस्तों आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और राजा इधर देखो ना, सिक्योरिटी मतलब अगर आपने बोला है कि मैं सिक्योर डिपॉजिट इशू करूंगा तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और सुनो, सिक्योरिटी में जो असेट दोगे ना, उसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाओगे, और उसकी वैल्यूएशन कितनी आनी चाहिए, आपके डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा, डिपॉजिट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट से मिला के ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, तभी उसको सिक्योर्ड माना जाएगा। अगर आई ना, तो उसको पार्शियली सिक्योर्ड नहीं बोलेंगे, उसको अनसिक्योर्ड बोलेंगे। मान लो आपने डिपॉजिट लिया 100 करोड़ का, मान लो उस पर इंटरेस्ट बनता है 20 करोड़ का, तो टोटल हो गया 120 करोड़। बदले में आपने जो सिक्योरिटी दी उसकी वैल्यू है 80 करोड़। तो उस केस में इसको पार्शियली सिक्योर्ड नहीं, इसको पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड ही बोलेंगे। और एक बार अगर अनसिक्योर्ड हो जाता है ना, तो तुमको हर जगह कोट करना पड़ेगा कि भैया ये अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, ध्यान से देखिए अनसिक्योर्ड है। ठीक है, मैंने नीचे लिखा है पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट आर आल्सो ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ओनली। पार्शियली सिक्योर्ड जो है वो अनसिक्योर्ड जैसा ही है। और मेरे कंपनी इशूड सिक्योर्ड डिपॉजिट, इट शैल अपॉइंट अ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिट। ये आपको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको प्राइवेट कंपनी वाला एग्जेम्पशन बताया कि 3 कंपनीज को वो चारों रूल नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, ए टू डी वाला जो क्लॉज है। पहले 3 कंपनीज कौन है, पहला जो मेंबर्स से पैसा ले रहा है जो 100% से ज्यादा नहीं है, दूसरा स्टार्टअप है शुरू के 5 साल के लिए, और तीसरा सारे कंडीशन फॉलो करता है, मतलब ये ट्राई प्राई कंपनी है।
ये ट्राई प्राई कंपनी है, इनको ना सर वो सर्कुलर इशू नहीं करना पड़ेगा, डिपॉजिट ले सकते हैं पर सर्कुलर वगैरह इशू नहीं करना पड़ेगा। पर दोस्तों आप जो है ना, आप आरओसी को एक डिटेल आप दोगे डीपीटी थ्री, आपने डीपीटी वन इशू तो नहीं करना है, पर डीपीटी थ्री में आरओसी को रिटर्न ऑफ डिपॉजिट देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हमने डिपॉजिट रेज किए हैं। ठीक है, उसके बाद सर अगर आप अदर प्रोविजन देखोगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है, 35%। लेकिन मैंने फिर ये कहा कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए 100% है, और एक्सेप्शन में आ जाते हैं दो कंपनीज जो स्टार्टअप है 10 साल के लिए एंड जो तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं। अब ये दोनों कंपनीज, ये जो दोनों है ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को भी डीपीटी थ्री भरना पड़ेगा। समझे क्या राजा? डू यू अंडरस्टैंड? सारी चीजें वही है, सब कुछ वही है। अब सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं आगे। अब सर मैं आगे आपको 76 के बारे में बताने वाला हूं। सेक्शन 76 भी इसी तरीके से बताऊंगा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ छोटा छोटा फर्क है। सर 76 क्या कहते हैं, सबसे पहले 76 यानी कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो। पब्लिक से पैसा लेने के लिए ना आपको बनना पड़ेगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्या बनना पड़ेगा बोलो? ईपीसी। बोले तुम एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। पहला पहला सर आप की या तो नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर और आपकी टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, मतलब आप एक बड़ी कंपनी। उसके बाद आपने पास किया एसआर, आपने पास किया स्पेशल रेजोल्यूशन, अपने शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन लिया, क्या पूछ के कि शेयर होल्डर शेयर होल्डर मेंबर मेंबर नालायक सुनना, मैं चाह रहा हूं पब्लिक के पास पैसा लेने को, तेरे को चलता क्या? तो मेरे को नहीं लगता तू दे पाएगा, तो मैं पब्लिक के पास जा रहा हूं, तेरे को चलता क्या? और एक बार एसआर पास हो गया ना, तो ये एसआर आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। द कंसेंट ऑफ सच शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ एसआर शेल बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी, आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे। पर दोस्तों ये जो आपको एसआर पास करने बोला है ना, ये हमने कहा कि जो आपका, ध्यान से सुनना, हमने ये कहा कि आपका जो डिपॉजिट है वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर अगर आता है, तो आपको एसआर की जगह ओआर पास करोगे ना तो भी काम चल जाएगा, आपको एसआर पास नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी डिपॉजिट लेने के बाद भी आपकी बोरोइंग जो है वो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट में आता है। सर 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का डिस्कशन जो है हमने, जब हमने 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा था, 71 में डिबेंचर्स पढ़ा था, तब हमने डिस्कस किया था। 180 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का लिमिट कितना है? 100% ऑफ डॉट डॉट डॉट। अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग बोरोइंग और न्यू बोरोइंग्स मिला करके सारी बोरोइंग्स अगर इस लिमिट से कम है, तो मेरे को एसआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि ये डिपॉजिट है ना, तो यहां पे मेरे को ओआर की जरूरत पड़ेगी। सर ये क्या हो गया, ये मेरा एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो गया। यहां पे आपको रुक करके एक बार जा करके सेक्शन 71 में जो हमने डिबेंचर्स का चार्ट बनाया था कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल में एसआर मैंडेटरी है, नॉन कन्वर्टेबल में क्या क्या है, वो आपको एक बार रेफर करके रिवाइज कर लेना चाहिए, ऐसा इंटरलिंकिंग करना चाहिए। ठीक है राजा, रिवीजन में मैं आपको इंटरलिंकिंग नहीं करवा सकता, क्लास में मैं आपको करवा देता हूं, पर यहां पे आप एक बार जाकर के रेफर कर सकते हो, ये बता दिया तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या करेगी सर, वो जाएगी पब्लिक से पैसा मांगने के लिए, तो उसको इशू करना पड़ेगा सर्कुलर। सर्कुलर में ना इस बार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग। जो आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग कहां से ऑब्टेन होती है सर? कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ऑब्टेन होती है। पर दोस्तों एक बात बताऊं, क्या क्रेडिट रेटिंग सिर्फ एक बार नहीं लेना होता? जितने भी समय का आपका डिपॉजिट है ना, मान लो 3 साल का डिपॉजिट है, तो आपको हर साल क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है। और ये क्रेडिट रेटिंग कौन करके देता है सर? सीआरए यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और जब भी आप क्रेडिट रेटिंग करवाते हो ना, इट शुड बी एटलीस्ट MIGR, माइग्रेन के फर्स्ट 4 अल्फाबेट माइग्रेन, एम आई जी आर मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग का होना चाहिए। जो भी आपका रेटिंग आया वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट करने लायक तो होना चाहिए, उतना तो मिनिमम रेटिंग होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो अपने डिपॉजिट को इश्यू करने के लिए। सर ये क्या हो गया, ये आपकी 76 की शुरुआत हो गई कि कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है। इसके अलावा सर सारे प्रोसीजर सेम है, जैसे कि आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, को डीआरआर भी बनवाना पड़ेगा, ये सारी चीजें, और सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, वो सब सेम है। यानी कि कुल मिला के 73 का प्रोविजन एज इट इज लग जाएगा, आगे का 73 का प्रोविजन एज इट इज लग जाएगा। पर दोस्तों एक बात बताऊं क्या, जब आप सर्कुलर इशू करते थे, डीपीटी वन फॉर्म ही रहेगा, डीपीटी वन फॉर्म ही रहेगा, पर जब आप सर्कुलर इशू करते थे तो आप सारे मेंबर्स को भेजते थे, याद है? रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड से। भी सारे मेंबर्स को भेजोगे कि सारी पब्लिक को भेजोगे? इस बार सिर्फ मेंबर्स को भेजोगे कि सारी पब्लिक को भी भेजोगे? अरे ओ राजा, ना तो मेंबर्स को भेजेंगे ना ही पब्लिक को भेजेंगे। 145 से 150 करोड़ की आबादी है, पहले 120 करोड़ की आबादी थी हमारी, फिर दो इस साल इस सेंचुरी में कोविड आ गया तो सब लोग घर पे थे,
तो अभी गिनती तो ढंग से हुई नहीं है, पर 140-45 करोड़ तो गिन पा रहे हैं हम लोग महीने में। उनकी क्या तुम नोटिस भेजोगे? नहीं सर, ना तो आप मेंबर को भेजोगे यहाँ पे, ना ही आप पब्लिक को भेजोगे यहाँ पे, सिर्फ आप न्यूज़पेपर में डालोगे और आप वेबसाइट में डालोगे बस। इसलिए आप देखोगे मेरे नोट्स में मैंने उसको लिख करके काटा भी है कि भैया इस बार तुम इस तरीके से नहीं भेजोगे। उसके अलावा बाकी सब प्रोविजन सेम है सर, वैलिडिटी, फ्रेश सर्कुलर, सब कुछ सेम है। एक बस इफेक्टिव डेट नाम की चीज आई है। जब मैंने आपको गोदरेज का DPT 1 दिखाया था, तब मैंने आपको इफेक्टिव डेट भी दिखाया था। इफेक्टिव डेट आप लिखते हो कि मेरा ये एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर कब से इफेक्टिव होगा, तो डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डेट ऑन विच एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर। कोई एडवर्टाइजमेंट का डेट क्या था? जिस दिन वो न्यूज़पेपर में आया उस दिन उसका डेट था। दूसरा, मैंने जब पैसा दिया, मैंने जब बात करी, कुछ भी नहीं, जिस दिन वो न्यूज़पेपर में आया। और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर क्या होगा? डेट ऑन विच द सर्कुलर वाज डिस्पैच्ड। ये माना जाएगा कि जिस दिन तुमने डिस्पैच किया उस दिन को इफेक्टिव डेट माना जाएगा। पर सर इफेक्टिव डेट मोस्टली सर्कुलर में अलग से लिखा होता है। ठीक है राजा, समझे? अब आप ऊपर के एक बार प्रोविजंस देख लो। एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है राजा? इसमें क्वेश्चन है 1, 7, 12। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब मीन्स अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर ऑफ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ एंड विच हैज ऑब्टेन्ड प्रायर कंसेंट ऑफ बाय मींस ऑफ एसआर। प्रायर कंसेंट जरूरी है, पहले कंसेंट लो उसके बाद डिपॉजिट रेज करने जाओ। एंड द सेड रेजोल्यूशन विद आरओसी बिफोर एनी इन्विटेशन। आपने आरओसी के पास वो रेजोल्यूशन जमा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर एक पब्लिक कंपनी है, अगर वो 181C के लिमिट के अंदर एक्सेप्ट कर रही है, तो इट में एक्सेप्ट बाय मींस ऑफ एन ओआर नॉट एसआर। आपको एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओआर पास करके एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओआर पास करके एक्सेप्ट कर सकते हो, वही बात है। उसके बाद दोस्तों, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या करेगा? एसआर पास करेगा, आरओसी को फाइल करेगा, 73(2) का कंप्लायंस करेगा जो पिछले वाले सेक्शन का है, और उसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करेगा। दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग के लिए इन्होंने रूल्स बना रखा है कि क्रेडिट रेटिंग तुमको हर साल लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द टेन्योर। एक बार लेने से नहीं होगा, जब भी, जब तक है जान, जब तक है डिपॉजिट, तब तक आपको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। और कॉपी जो है क्रेडिट रेटिंग के बनाओगे और आरओसी उसको DPT 3 फॉर्म में फाइल करेगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होना चाहिए, MIGR। जो कहा था वो सब लिखा हुआ है। पर दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। इस पे क्वेश्चन आएगा। सर, जब आपने सेक्शन नंबर 73 पढ़ा था, वहां मैक्सिमम डिपॉजिट क्या था? 35%। नॉर्मल सी बात है। जब आप 76 पढ़ रहे हो, यानी कि आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, तो आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है वो हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो पर गवर्नमेंट कंपनी हो, तो इसके लिए लिमिट उतना ही रहेगा, 35% ऑफ डॉट डॉट डॉट। लेकिन दोस्तों, अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी में नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो ना, तो हमने लिमिट स्प्लिट कर दिया, पब्लिक का अलग, मेंबर का अलग। हमने बोला मेंबर से 10% ले लेना, पब्लिक से 25% ले लेना। 10% किसका? डॉट 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 का, और 25 डॉट 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 का। डॉट 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 मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10-10% ले लेना, और सर ये टोटल कितना हो जाएगा? 35%। लेकिन मेंबर से 10, पब्लिक से 25, ये याद रखना। तो सर ये यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट है कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो, तो मेंबर से 10%, अदर देन मेंबर से 25%। पर अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो 35% ओवरऑल। मेंबर और पब्लिक का स्प्लिट हमने आपके लिए डिफाइन नहीं किया। उसके अलावा ये सब चीजें तो सेम है सर। अब आ जाते हैं हम थोड़े से कॉमन पॉइंट्स पे, जो दोनों सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर, दिमाग में घुस रहा है क्या? हाँ, दिमाग में घुस रहा है क्या? अभी देखो सर, घुस जाएगा, सब घुस जाएगा। इधर देखो दोस्तों, पहली आपका कुछ कॉमन पॉइंट्स है। सबसे पहला कॉमन पॉइंट क्या है? आपको बनाना पड़ेगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। कैसे बनाओगे सर डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व? याद रखना, किसी भी साल की बात करूं, इस साल के 30 अप्रैल को कितना अमाउंट का डीआरआर बनाना पड़ेगा? आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा अगले साल जो अमाउंट मेच्योर हो रहा है। मान लो द अमाउंट मेच्योरिंग अगले नेक्स्ट ईयर इज एक्स। एक्स का 20% आपको बनाना पड़ेगा। आपको क्या? डिपॉजिट रिडेम्पशन रिजर्व। उसको आप यूज किस चीज के लिए करोगे? उसको आप यूज करोगे ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए यूज करोगे। और उसका मिनिमम बैलेंस कितना होगा सर? मान लो करंट ईयर में मतलब ये जो ब्लू वाला ईयर है, इसमें मेच्योरिंग अमाउंट है वाई। वाई अमाउंट मेच्योर हो रहा है, तो आपको 20% ऑफ वाई का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। मतलब सुनो मेरी बात, लॉ में क्या लिखा है? कंपनी शैल, इधर देखो, इधर देखो, कंपनी शैल ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, कंपनी शैल ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर create a deposit repayment reserve of 20% of the amount maturing of the deposit maturing during the following financial year। अगले फाइनेंशियल ईयर में जो अमाउंट मेच्योर हो रहा है उसका 20%। such amount shall only be used for the repayment of deposit, however the company shall maintain a minimum balance of 20% of the deposit maturing in the current financial year। current financial year यानी कि ये हो गया।
उस 20% आपको मिनिमम क्या रखना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सर ये हो गया आपका डीआरआर का पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया सर आपका टेन्योर का। बताओ टेन्योर कितना होगा दोस्तों, सिंपल रखता हूं, आपका मिनिमम 6 मंथ्स का टेन्योर होगा, मैक्सिमम 36 मंथ्स का टेन्योर होगा। 36 मंथ्स के आगे प्रोहिबिटेड है, 30 और 6 मंथ से कम भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि आप 3 महीने का मिनिमम, 6 महीने से कम अगर जा रहे हो तो मिनिमम 3 महीने का शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए डिपॉजिट ले सकते हो, लेकिन ओनली अप टू 10% ऑफ डॉट डॉट डॉट, और आप सिर्फ 10% तक का ले सकते हो। मतलब अगर आप 3 महीने से 6 महीने के बीच के पीरियड का ले रहे हो ना, तो सिर्फ 10% का ले सकते हो। पर सर 0 to 3 मंथ्स अगर कोई बोले तो 0 to 3 मंथ्स तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब 3 महीने से कम चाहे कुछ भी हो जाए नहीं हो सकता, 36 मंथ से ज्यादा कुछ भी हो जाए नहीं हो सकता। 3 महीने से 6 महीने के बीच में अगर ले रहे हो तो उसका 10% से ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए कभी भी। 6 महीने से ज्यादा के लिए ले रहे हो तो नॉर्मल आप डिपॉजिट जो है वो ले सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर आप अगर देखोगे ये तो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व हो गया, और उसके बाद मैंने कहा टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। सर जनरली जब आप डिपॉजिट लेते हो ना तो वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता, वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। मतलब क्या, जब मर्जी हम मांगेंगे और तुमको वापस करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं भैया, रीपेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब क्या, मांगने पे वापस मिलेगा पर पेनल्टी लगेगी। रीपेबल ऑन डिमांड मतलब क्या हो गया, जब मैं मांगूंगा देना पड़ेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होता, तू मांगेगा देखो मिल जाएगा, लेकिन देखो पेनल्टी लगेगी आगे चल के, तुमको पता है 1% की पेनल्टी लगती है। अब दोस्तों अगर आप 3 महीने का डिपॉजिट लेना चाह रहे हो तो 10% से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए। उसके बाद दोस्तों चार्ज क्रिएट करने की बात आ रही है और ट्रस्टी की बात आ रही है, इधर ध्यान से सुनना। क्या आप सिक्योर डिपॉजिट रेज कर सकते हो? हाँ सर, जब सिक्योर डिपॉजिट रेज करो ना, 4 बातें याद रखना। सबसे पहला, 30 दिन के अंदर सिक्योरिटी देना है। अब जैसे ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो उसके 30 दिन के अंदर सिक्योरिटी देना है। किसके फेवर में दोगे, या तो डिपॉजिट होल्ड या डिपॉजिट ट्रस्टी, एज द केस में भी, डिपॉजिट होल्डर या डिपॉजिट ट्रस्टी। तीसरा, डिपॉजिट की वो जो सिक्योरिटी दोगे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू से तो ज्यादा ही रहेगी, और ये वैल्यूएशन कौन निकाल के देगा, रजिस्टर्ड वैल्यू। तीसरा हो गया वैल्यूएशन। और चौथा, सर किस चीज की सिक्योरिटी दे, टैंजिबल एसेट की इनटैंजिबल एसेट? सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी दे सकते हो आप। अगर ये 4 कीवर्ड पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा। विद इन 30 डेज देना है, in favor of your deposit trustee or depositor, the value should exceed the amount of the deposit accepted। मार्केट वैल्यू कौन निकालेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और चार्ज आप सिर्फ टैंजिबल एसेट पे दे सकते हो। ठीक है राजा। उसके बाद मैंने क्या कहा, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी की बात करते हैं। ट्रस्टी की बात क्या है राजा, डिपॉजिट ट्रस्टी कौन बनता है, यहाँ पे थोड़ा यूनिक है। आप इसको डिवेंचर ट्रस्टी के साथ कंपेयर करके अगर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। पर डिपॉजिट ट्रस्टी जो है ना, वो कौन अपॉइंट करता है, कंपनी अपॉइंट करता है। सर्कुलर इशू करने के पहले अपॉइंट करता है, सर्कुलर इशू करने के पहले, और उसका रिटर्न कंसेंट लेता है, और रिटर्न कंसेंट के बाद उसका नाम डालता है सर्कुलर में। सर रिटर्न कंसेंट जरूरी है, प्रायर रिटर्न कंसेंट के बाद ही सर्कुलर में नाम डालता है दोस्तों। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना कि कंपनी जब इस तरीके से डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करता है तो उसके साथ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में एंटर करना पड़ता है। और याद रखना ये ट्रस्ट डीड सर्कुलर के कम से कम 7 दिन पहले करना पड़ेगा। आप सर्कुलर के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं करोगे, पहले करोगे। दोस्तों जब आप डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते थे तो आप उसको, जब आपका डिबेंचर इशू हो जाता था ना, उसके 60, जब आपका डिबेंचर अलॉट हो जाता था उसके 60 दिन के अंदर करते थे, मतलब आफ्टर अलॉटमेंट होता था। बट ये प्रायर टू इशू ऑफ सर्कुलर है, एक बार दोनों को कंपेयर कर लेना। मैंने कंपेयर करवा दिया आपको, क्या लिखा, क्या बोला मैंने, 7 दिन पहले, 7 दिन पहले कम से कम आपको डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये डीपीटी 2 फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। सर ये डीपीटी 2 फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा, और कौन अपॉइंट करेगा सर डिपॉजिट ट्रस्टी को, आपका कंपनी अपॉइंट करेगा। दोस्तों डिपॉजिट ट्रस्टी की क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने उसके लिए शॉर्टकट बनाया डॉक्टर डीजीपी। डॉक्टर डीजीपी जो है ना, या डॉक्टर जीडीपी बना लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है, चलो डॉक्टर जीडीपी बना लेते हैं। जीडीपी सुना हुआ लग रहा है ना? सर डॉक्टर जीडीपी ये शॉर्टकट है। ये 5 केसेस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे डिपॉजिट ट्रस्टी बनने के लिए। पहला डी, अगर सर आप डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, या की मैनेजरल पर्सन हो, कैश के, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग के कैश के, अगर आप डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। या अगर आप डिपॉजिटर हो, अगर आप क्या हो, डिपॉजिटर हो, क्या हो राजा, डिपॉजिटर हो, किसके, कंपनी के, उसका डिपॉजिटर भी डिस्क्वालीफाइड है। दूसरा आर, अगर आप इनके रिलेटिव हो, वो भी डायरेक्टर, ऑफिसर, की मैनेजरल पर्सन, एम्प्लॉय है, उनके अगर आप रिलेटिव हो ना तो वो रिलेटिव भी डिस्क्वालीफाइड है। उसके बाद जी क्या है, अगर आपने गारंटी दे रखी है इन प्रिंसिपल डेट का, जो ये डिपॉजिट का डेट है ना, उसके आप खुद गारंटर हो। मैंने क्लास में आपको अडानी और रतन टाटा का एग्जांपल लेके बताया था, पर बताया क्या था कि सर अगर आप जो हो ना, आपने उस प्रिंसिपल डेट की गारंटी ले रखी है तो आप गारंटर हो, तो गारंटर जो है वो एलिजिबल नहीं है क्या बनने के लिए, आपका ट्रस्टी बनने के लिए। उसके बाद डी, अगर आप इनडेटेड हो, इनडेटेड टू होम, तो कैश और हद कर दी इन्होंने 100,
कैश या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग को अगर आप इनडेटेड हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो भी क्या नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी बिकम अ डिपॉजिट ट्रस्टी। और अगर आप पी में क्या है सर, आपका किसी भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशन है ना कंपनी के साथ, अगर किसी भी तरह का पेक्यूनरी रिलेशन है कंपनी के साथ तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। तो डॉक्टर डीजीपी जो है, जीडीपी जो है वो डिस्क्वालीफाइड है। आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एक बार पढ़ सकते हो। दोस्तों मेरे को बताओ, एक बार ट्रस्टी अपॉइंट हो गया तो रिमूव कर सकते हैं क्या? ट्रस्टी अपॉइंट हो गया तो उसको रिमूव सर कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बहुत यूनिक प्रोविजन है, आपको सारे के सारे डायरेक्टर्स जो उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है उनका सबका कंसेंट लगेगा। और कंपनी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रखी है ना तो उस मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए। क्या कहा हमने, इधर ध्यान से सुनो, सारे के सारे डायरेक्टर जो मीटिंग में प्रेजेंट है, जो नहीं प्रेजेंट है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मीटिंग में प्रेजेंट है। और अगर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती है, अगर, वैसे तो हर किसी को नहीं करना होता, किसको करना होता है वो अपन देखेंगे, और अगर है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो मीटिंग में बुलाना पड़ेगा, फिर उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। सो ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग कैन रिमूव अ डिबेंचर डिपॉजिट ट्रस्टी, कैन रिमूव अ डिपॉजिट ट्रस्टी। एमसीक्यूज में आ सकता है राजा, एमसीक्यूज में आ सकता है। मेरे से आगे बढ़ो और मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करो, एमसीक्यूज में आने वाली चीजें ये सब। उसके बाद दोस्तों क्या कहा मैंने, मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर, क्या मीटिंग बुला सकते हो डिपॉजिट होल्डर की? जी हाँ बिल्कुल बुला सकते हो, आप डिपॉजिट होल्डर की मीटिंग बुलाओगे अगर डिपॉजिट होल्डर खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिपॉजिट होल्डर 1/10 इन वैल्यू जो है वो अगर खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं राइटिंग में कि हमको मीटिंग बुलानी है, या अगर डिपॉजिट ट्रस्टी को लगता है कि कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है, या उसके ओपिनियन में डिपॉजिट होल्डर्स को अफेक्ट होगा, तो वो मीटिंग बुला लेगा। तो या तो तुम्हारे रिक्वेस्ट पे बुलाएगा, या फिर सुओ मोटो अगर उसको लगता है बुलाना चाहिए तो वो बुला लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या एक कंपनी ट्रस्टी बन सकता है? जी हाँ सर, वहां पे कोई भी पर्सन ट्रस्टी बन सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक रजिस्टर बना के रखना पड़ेगा डिपॉजिट का, पूरा चिट्ठा आप उस रजिस्टर में डालोगे, सारी चीजें हिसाब किताब करोगे और उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करोगे। सर रजिस्टर में क्या क्या लिखोगे, सब जितने भी आपके डिपॉजिट होल्डर है ना उनका नेम एड्रेस, पान खाते हैं कि नहीं खाते, पान खाते हैं कि नहीं खाते वो भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों सर, पान खाना जरूरी है कि नहीं? अरे पैन कार्ड की बात कर रहा हूं मैं, पैन कार्ड है कि नहीं लिख लेना। उसके बाद दोस्तों गार्डियन कौन है, नॉमिनी कौन है, डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पूरा चिट्ठा लिखोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ये एंट्री करोगे कब? जब आपने एक बार डिपॉजिट रिसीट इशू कर दिया ना, तो डिपॉजिट रिसीट इशू करने के 7 दिन के अंदर आपने पैसा लिया, पैसा लेने के 21 दिन के अंदर आप डिपॉजिट रिसीट इशू करते हो। रिसीट इशू करने के 7 दिन के अंदर यहाँ पे एंट्री जाएगी, और जब आप यहाँ पे एंट्री डालोगे ना, इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड मतलब उसके बाजू में सिग्नेचर होगा या तो डायरेक्टर का या कंपनी सेक्रेटरी का। ये नीचे लिखा हुआ है सर, आपके एंट्रीज इन द रजिस्टर विल बी मेड विद इन 7 days ऑफ द इशुएंस ऑफ रिसीट। रिसीट मतलब डिपॉजिट रिसीट, जैसे एफडी कराते हो तो एफडी रिसीट मिलता है ना, वैसे ये चीज, एंड इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय डायरेक्टर और सीएस। सर इसको आपको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जब भी आपकी लेटेस्ट एंट्री होती है, उस जब भी आपकी लेटेस्ट एंट्री हुई उसके बाद आपको इसको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी सर। उसके बाद प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट की बात सिंपल बता देता हूं आपको। अगर आपने 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, 1 साल के लिए आपको 7% मिलता, 2 साल के लिए आपको 9% मिलता, 3 साल के लिए आपको 11% मिल रहा है। आपने 1 साल खत्म होने के बाद जाके अपना डिपॉजिट ब्रेक कर दिया, प्री मेच्योर रीपेमेंट मांग लिया। सबसे पहले तो सुनो, मिनिमम 6 महीने तो आपको रखना पड़ेगा, 6 महीने के पहले आप ब्रेक भी नहीं कर सकते। मिनिमम 6 मंथ्स तो रखने ही पड़ेंगे, 6 मंथ्स के पहले ब्रेक नहीं कर सकते। पर अगर उसके बाद ब्रेक किया ना तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1% पेनल्टी कटेगा। 1% का पेनल्टी कटेगा। सर ये 1% का पेनल्टी किस में से कटेगा? अगर मैं 1 साल के बाद गया, एक बार पॉज करके बताना जरा, अगर मैं 1 साल के बाद गया तो मेरा 1% पेनल्टी किससे कटेगा, 7% से कि 11% से? जब मैं इन्वेस्ट किया था 3 साल के लिए तो मेरे को 11% का रेट बोले थे, पर मेरा पेनल्टी कटेगा 7% में से, बिकॉज पेनल्टी ऑफ 1% इज डिडक्टेड फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वुड हैव बीन पेबल फॉर द एक्चुअल पीरियड फॉर विच डिपॉजिट हैज एक्चुअली रन। का डिपॉजिट एक्चुअल में कितने समय के लिए था, 1 साल के लिए, उसका 7% मिलता, उसमें 1% पेनल्टी काट के 6% मिलेगा। ऐसा मत करना 11 में 1% काट के 10% कर दिया, ना जी ना, 6% मिलेगा आपको, 7% में 1% पेनल्टी काट के। पर दोस्तों सुनना मेरी बात, ये जो पेनल्टी जब आप निकालोगे ना, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 6 महीने से कम के पीरियड को 0 मानोगे, और 6 महीने से ज्यादा के पीरियड को 1 साल मानोगे। 6 महीने से ज्यादा के पीरियड को 1 साल मानोगे। दोस्तों अगर वही, इसका मतलब यह है कि मान लो अगर मैंने 1 साल 5 महीने बाद डिपॉजिट तोड़ दिया, पेनल्टी कैलकुलेट करने के पहले मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, आप 7% का लोगे। इस 5 महीने को आप पूरा 1 साल का दर्जा नहीं दोगे, आप 5 महीने को इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे 1 साल के लिए कितना मिलता है, 7%, तो 7%, उसमें 1% पेनल्टी काट के 6% आएगा। पर दोस्तों वही अगर 1 साल 7 महीना हो जाता तो 6 महीने से ज्यादा है, उसको आप पूरे 1 साल की इज्जत दोगे, तो टोटल 2 साल हो गए।
2 साल का कितना रेट मिलता है? 9%, और 9% में 1% काट के आपको 8% मिल जाएगा। दोस्तों रिवीजन में इतना इन डेप्थ बताना जरूरी नहीं होता, पर यहाँ पे आप गलती करते हो। सर अब एक बात ध्यान बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, एक एमसीक्यू निपट जाएगा इससे। ये जो रेट, ये जो 6 महीने से ऊपर को 6 महीने से कम को 0 और 6 महीने से ज्यादा को 1 मानेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। अगर मैं 1 साल 7 महीने बाद जाकर के तोड़ूंगा ना, तो मेरे को इंटरेस्ट तो 1 साल 7 महीने के लिए ही मिलेगा। सर आपका इंटरेस्ट होता है पीआरटी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम जो है ना वो 1 साल 7 महीना ही रहेगा। हम तो बस रेट के लिए बात कर रहे थे कि रेट 8% आएगा ना कि 6%। आप ना टाइम पीरियड जब निकालोगे तो टाइम यही देखना, फॉर द एक्चुअल पीरियड दैट द डिपॉजिट हैज रन, उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने ये बोला कि जो आपका 1% का पेनल्टी कट रहा है ना, वो 2 केसेस में नहीं कटेगा। अगर आप इस कंपनीज एक्ट के टेन्योर, कंपनीज एक्ट की वजह से टेन्योर कम कर रहे हो, पहले आपने 5 महीने के लिए, 5 साल के लिए इशू किया था, अब उन्होंने 3 साल का बोल दिया, तो आप इसीलिए प्री पेमेंट कर रहे हो। या फिर अगर आप वॉर रिस्क को प्रोवाइड करने के लिए आप नेवल, मिलिट्री या एयरफोर्सेस वालों को उनका डिपॉजिट लौटा रहे हो, तो उस केस में भी 1% का पेनल्टी नहीं लगेगा। 2 केस में, पहला अगर आप कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस के लिए कम कर रहे हो, और दूसरा अगर आप वॉर रिस्क के लिए कम कर रहे हो, तो ये पेनल्टी नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट फॉर अ हायर रेट। अगर मेरा अभी तक 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11%, अभी लेकिन क्या किया उन्होंने, एक और डिपॉजिट बीच में लॉन्च कर दिया 15% वाला, तो मैं नेचुरली चाहूंगा पैसा यहां से निकाल के यहां डाल दूं। तो लॉ ने बोला हम आपको रिन्यू करना अलाउ कर देंगे, बिफोर मेच्योरिटी आपको रिन्यू करना अलाउ कर देंगे। शर्त ये की है कि पीरियड ऑफ द न्यू डिपॉजिट, the period of the new deposit should be more than the unexpired period of the existing deposit। जो एक्सिस्टिंग डिपॉजिट का अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे ज्यादा होना चाहिए न्यू डिपॉजिट का पीरियड। मतलब कंपनी के पास पैसा थोड़ा ज्यादा समय ही रहेगा ना, तो ही हम आपको रेट का बेनिफिट देंगे, वरना हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। यही चीज यहां पे लिखी हुई है सर, जब इन्होंने कहा प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट बाई होल्डर टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे एक्चुअल मेच्योरिटी डेट के पहले, अगर ओनली इफ द डिपॉजिट इज रिन्यूड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द डिपॉजिट। ठीक है राजा। उसके बाद सीलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीलिंग क्या रहेगा, आप मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो, जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है मैक्सिमम उतना ही दे सकते हो। और ब्रोकरेज कितना, ब्रोकरेज भी मैक्सिमम जितना आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है। सर डिपॉजिटर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन? सबसे पहले तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा और साथ में डिक्लेरेशन की ये पैसा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, ये मैंने कहीं से बोरो नहीं किया है, ये मैंने कहीं से बोरो नहीं किया है। ज्वाइंट डिपॉजिट होल्डर बन सकते हो, जी हाँ बिल्कुल बन सकते हो। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3 लोग ज्वाइंटली क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। पर दोस्तों मेरी एक बात सुनना, जब आप ज्वाइंटली डिपॉजिट करोगे ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेच्योरिटी पे वो पैसा किसको मिलेगा। क्या वो पैसा ज्वाइंटली मिलेगा, या वो पैसा ईदर और सर्वाइवर को मिलेगा। ईदर और सर्वाइवर मतलब किसी को भी दे दो, या जो सर्वाइव कर है, जो बचा है उसको दे दो। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर मतलब जो आपका सबसे पहला नाम है, ज्वाइंट नेम में आपको पता है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम आता है, तो जो फर्स्ट नेम है ना उसी को देना। अगर वो नहीं है तो जो जिंदा बचा है उसको देना, या फिर एनीवन और सर्वाइवर, किसी को भी दे देना, वो तीनों को या उनके बच्चे को, किसी को भी दे देना, या सर्वाइवर को दे देना। ये क्लॉजेस आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, बट दीज क्लॉजेस ऑपरेट ऑन मेच्योरिटी। ऑपरेट ऑन मेच्योरिटी मतलब जब पैसा लौटाएंगे तभी काम आएगा, उसके पहले ये क्लॉजेस की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद दोस्तों डिपॉजिट रिसीट आपको 21 दिन के अंदर इशू करना होता है। आपको एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो सर। आपको हर साल का 30 जून तक आपको रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बनाना पड़ेगा और उसको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। ये आपके डीपीटी 3 फॉर्म में होता है। किस में होता है राजा? डीपीटी 3 फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का डिक्लेरेशन भी होता है कि ऊपर जो सारी चीजें लिखी हुई है ना वो सच है, तो आपको ऑडिटर का डिक्लेरेशन भी लेकर के देना पड़ेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों एक बार आपने इशू कर दिया तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि अगर मैंने डायरेक्टर से पैसा लिया है तो वो पैसा बता दो, या डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से पैसा लिया और मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो वो अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। ये डिस्क्लोजर जरूरी था, ये आपने पहले भी पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपने डिपॉजिट का समय पे रीपेमेंट नहीं किया तो 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया आपने जिसके लिए एक्ट में पेनल्टी नहीं लिखी है, तो रूल्स में क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट रूल्स में पेनल्टी क्या लग जाएगा, 5000 रुपीज, और कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5000 रुपीज, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए दिन का 500 रुपया। 5000 रुपया और दिन का 500 रुपया, 5000 रुपया और दिन का 500 रुपया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पेनल्टी का है। ठीक है। 76A क्या कहता है सर? प्योरली पनिशमेंट के बारे में कहता है। 76A प्योरली पनिशमेंट के बारे में ये कहता है कि अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना राजा, अगर आपने गलत तरीके से डिपॉजिट लिया,
मतलब सर्कुलर नहीं दिया या फिर लिमिट से ज्यादा लिया, या फिर अगर आपने डिपॉजिट लेने के बाद रीपे टाइम पे नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। कितना? पहले कंपनी को, फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। कंपनी को कितना लगेगा? कंपनी को लगेगा मिनिमम 1 करोड़, 2 times द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। 1 करोड़ और 2 times द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, अप टू 10 करोड़ रुपीज। ये मिनिमम है और वो मैक्सिमम। और अगर आप बात करो नेक्स्ट आपके ऑफिसर इन डिफॉल्ट का, तो उसको जेल होगी 7 साल तक की। एंड द पेनल्टी विल बी 25 lakhs to 2 crores। 25 lakhs to 2 crores। तो उसको ऊपर वाले कंपनी को लगेगा 1 करोड़ और 2 times विच एवर इज लोअर से लेके 10 करोड़, और इसको लगेगा 25 लाख से 2 करोड़, पर इसको साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। और बीच में लिखा हुआ है एंड, जस्ट बिकॉज यू हैव कॉन्ट्राविंग विद द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिट। और दोस्तों और तो और, इसमें अगर फ्रॉड का इंटेंट प्रूव हो गया तो 447 में लाइबल हो जाओगे। कोई भी कंपनी या शेयर होल्डर जो भी है वो 447 में लाइबल हो जाएगा। सर सेक्शन 74 आपको बता दूं, 1 मिनट में बताऊंगा बस। सेक्शन 74 क्या कहता है? ट्रांजिशन प्रोविजन था, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहता है कि भैया 1 अप्रैल 2014 को ना दो चीजें करना। एक तो 3 महीने के अंदर आरओसी को स्टेटमेंट देना कि आपके कितने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, और जो भी डिपॉजिट है ना उसको 3 साल के अंदर, या फिर जो भी उसकी एक्चुअल मेच्योरिटी है, विच एवर इज अर्लीस्ट, दोनों में से जो भी पहले है उसको पे कर देना। पर अगर तू पे नहीं कर पा रहा है तो तू ट्राइब्यूनल के पास जाना और ट्राइब्यूनल को बोलना मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, और उससे एक्सटेंशन सीख कर लेना। अगर उसकी मर्जी तो दे देगा, वरना तो पे कर देना। ये बात थी रीपेमेंट की। सर ये 2014 से लेकर के 2018 तक रेलेवेंट था, आज इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब ये सारी बातें हो गई पुरानी। इसमें भी रीपेमेंट नहीं किया तो तुमको पेनल्टी लग जाएगा, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा इन डेप्थ विदाउट लीविंग अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल। दिस वाज अ सुपर कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू एंजॉयड द रिविजन, डू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनको हेल्प करो, ये बुक्स उन तक पहुंचा दो और उनकी भी हेल्प करो, ताकि उनको इस तरीके से पढ़ने का मौका मिले और 100% रिविजन हो जाए। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस रिविजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रिविजन। अंटिल देन, इफ यू लाइक दिस, डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट में जाकर के बता देना आपको कैसा लगा, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से योर अप्रिसिएशन इज माय मोटिवेशन, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल, signing off.